नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। रुपौली से पूर्व विधायिका बीमा भारती ने इस्तीफा देकर आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा को चुनाव लड़े, परंतु उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। लेकिन उपचुनाव जो है 10 जुलाई को होने वाले हैं। जेडीयू वहां से अपने कैंडिडेट के रूप में कलाधर प्रसाद मंडल को उतारे हैं। वहीं आरजेडी सीपीआई में अभी भी खींचतान चल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो सीपीआई वहां से टिकट मांग रही है, लेकिन आरजेडी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये कि बीमा भारती ने ये कहा है कि मेरे पति चुनाव लड़ेंगे, वो भी आरजेडी के टिकट पर। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, बीमा भारती पहले तो वहां के विधायिका थी, इस्तीफा दी जेडीयू की तरफ से थी, तो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ी, हार गई। अब वो कह रहे हैं कि पूर्णिया से हमारे पति चुनाव लड़ेंगे, वो भी आरजेडी के टिकट पर, जबकि भाकपा माले वहां भी अपना दमखम आजमा रही है, कह रही है कि वहां का टिकट हमारे हाथ में होना चाहिए। हाँ, अभी देखिए रुपौली का जो चुनाव है, उपचुनाव जो है जो 10 जुलाई को मतदान होगा, 21 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है। तो थोड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि वही एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, बहुत सारे लोग ताल ठोक रहे हैं। ऐसे तो एक ही उपचुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन एक तरह से आप उसको सेमीफाइनल के रूप में देख सकते हैं। सब लोग देखेंगे कि हम कितने कितने पानी में हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि बीमा भारती ने तो इस्तीफा दिया, जदयू से वो राजद में आ गई, पूर्णिया से चुनाव भी लड़ा। पूर्णिया में काफी बुरी तरह से हारी भी, मतलब जितने नोटा को वोट मिले उससे भी कम वोट बीमा भारती को मिले। और उन्हीं के इस्तीफा से सीट भी खाली हुई है। तो वो तो चाहेंगी ही कि चाहे वो लड़े या फिर उनके जो पति हैं अवधेश मंडल वो लड़े। तो अभी देखिए क्या चर्चा हो रही है, अगर ये लोग लड़ेंगे तो राजद के ही टिकट से लड़ेंगे। अवधेश मंडल उस इलाके का मतलब एक अपराधी भी रहा है, बाहुबली के रूप में पहचान है। तो ये तो राजद वाली बात हो गई। दूसरा जो फैक्टर है वो वाम दल का है, जो विकास मंडल है सीपीआई के। वो अपना वाम दल भी वहां ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार विकास मंडल ने भी मतलब अच्छे वोट मुझे लगता है लाए थे। तो वो एक है। तो आखिर दोनों तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है ना, राजद भी इंडिया गठबंधन का घटक है और वाम दल भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो उस दोनों में से किसी कोई एक ही खड़ा होगा। यदि वो राजद के खाते में चला गया तो फिर वाम दल नहीं खड़ा होगा। ये दो का सवाल है। तीसरा जो आपने कहा, जदयू ने वहां उम्मीदवार खड़ा कर दिया है कलाधर मंडल को। जो मेरी सूचना है वो लेसी सिंह के की पैरवी से उनको टिकट मिला है। अब लेसी सिंह भी वहीं धमदाहा की विधायक हैं। लेसी सिंह के पति भी खूंखार अपराधी हुआ करता था भूटान से, 2000 में गैंग वार में मारा गया, तो उसी की पत्नी लेसी सिंह है। तो कलाधर मंडल के लिए जो चर्चा है कि लेसी सिंह ने नीतीश से कहा था, तो कलाधर मंडल को टिकट मिला है। अब वहां पर एक फैक्टर है, वो है शंकर सिंह। शंकर सिंह की भी आपराधिक छवि रही है। नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी करके उसका एक गिरोह था। हाल में वो लोजपा रामविलास में था। अभी एक दो रोज पहले उसने लोजपा रामविलास से इस्तीफा दे दिया है और वो जा रहा है निर्दलीय होके। पिछले बार भी उसने अच्छे वोट लाए थे, एक दो बार विधायक भी रहा है। और देखिए एक नया फैक्टर जो आ गया है वो है पप्पू यादव फैक्टर, क्योंकि जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है वो मतलब पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। और अभी पूर्णिया में पप्पू यादव की मतलब एक शानदार जीत आप कह सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव को हराने के लिए लालू यादव ने भी ताकत झोंक दी थी, पलटू राम ने भी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हो गए, तो उनका भी जीत गए, तो उनका भी मनोबल ऊंचा है। तो वो भी चाहेंगे कि किसी अपने आदमी को खड़ा करवाना निर्दलीय के रूप में या फिर है। तो देखिए अभी तो आधिकारिक रूप से बस अभी कलाधर मंडल के नाम का ऐलान हुआ है, बाकी तो अभी चर्चा में ही है। तो देखिए क्या होता है, इसमें अभी बहुत सारी पर्दे के पीछे बातें होंगी जी। अगर बात की जाए सर, तो शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक अपने फैसलों के वजह से हमेशा चर्चा में बना रहे। नीतीश कुमार ने अब फैसला लिया है और उन्हें अब राजस्व भूमि सुधार विभाग का एसीएस बना दिया है सर। क्या लगता है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को सुधारने का प्रयास उन्होंने किया, कुछ उनके जो फैसले रहे वो भले सही नहीं हो, लेकिन उन्होंने शिक्षा विभाग को अच्छा करने का कोशिश किया। क्या लगता है, भूमि सुधार विभाग को कर पाएंगे? देखिए पाठक सर पर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ईमानदार आदमी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा हो जाता है, ज़्यादा जोश आ जाता है तो उसमें थोड़ा विवादित काम भी कर देते हैं, तो कुछ मतलब विवादों को भी जन्म दे देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती करता हूँ। और शिक्षा विभाग में उन्होंने अच्छे काम किए भी। जैसे एक अराजकता की स्थिति थी, शैक्षणिक अराजकता थी कि मास्टर साहब लोग आते ही नहीं थे स्कूल में, गांव में बैठ के मास्टर साहब धन कटनी धन रोपनी की गई।
लोगों को कहा गया कि इसके साथ सेल्फी ले लेके भेजिए। खुद उन्होंने औचक निरीक्षण भी शुरू किया, तो एक खौफ तो हुआ लोगों में, तो उस हिसाब से तो व्यवस्था पटरी पर आई। अब देखिए, अब उनका जो तबादला हुआ है वो अपर मुख्य सचिव के पद पर ही अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भेजे गए हैं। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि ऐसे तो सारे सरकारी विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन राजस्व विभाग जो है वो बिहार में नंबर 1 माना जाता है भ्रष्टाचार में। और सबसे भ्रष्ट विभाग यदि पूरे बिहार में किसी एक सरकारी विभाग को माना जाता है तो राजस्व और भूमि सुधार है। कि बिहार में तो या कहीं इतने ज्यादा भूमि विवाद है ना, इतना ज्यादा भू माफिया सक्रिय है कि जितना भी ये सब होता है दाखिल खारिज, तो इसका उसका रसीद कटवाना, तो ये है वो है, मतलब पूरा ये लोग दलालों के माध्यम से करते हैं। सीओ साहब आज बैठ ही नहीं रहे हैं, कर्मचारी को पैसा दीजिए, सीओ को दीजिए, उधर मतलब पूरा सबका नीचे से ऊपर तक हिस्सा बंधा हुआ रहता है। मतलब पूरा एक तरह से आप एक माफिया का सकते, जैसे माफिया ऑपरेट करता है ना, वैसे ऑपरेट करता है। तो ठीक है, बहुत बड़ी चुनौती है पाठक सर के सामने। 30 तारीख को संभवतः ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, पाठक सर काम करें और एक खौफ पैदा करें। अभी क्या हो गया है कि भ्रष्टाचारियों में एकदम एक ये हो गया है वातावरण, निर्भीकता से लोग सीना, मतलब कहते हैं ना, एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी, वो वाला माहौल हो गया कि भ्रष्टाचार कर भी रहे हैं, दांत भी निपोड़ रहे हैं, उनको किसी का डर भी नहीं, बात भी बना रहे हैं। वो डर होना चाहिए, पाठक सर को चाहिए वही औचक निरीक्षण वाला काम शुरू करें। और सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं समझता हूँ वो है कि कंप्यूटराइजेशन। जितने भी जमीन के अभिलेख हैं, देखिए 1000 तरह की जमीन रहती है। आप ये जो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना जमीन का, समझिए बिढ़नी का खोता होता है। 1000 तरह की जमीन है, कोई गैर मजरूबा आम है, कोई गैर मजरूबा खास है, कोई कैसरे हिंद की जमीन है, कोई ये है वो है। आम आदमी को इतना समझ में भी नहीं आता है, ठीक से रिकॉर्ड्स भी नहीं है, और इसका फायदा ये लोग कर्मचारी और ये लोग उठाते हैं। तो जितना ज्यादा कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, जितना ज्यादा कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे ना दस्तावेज, भ्रष्टाचार उतना घटेगा। तो ये पाठक सर को करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा सर, बिहार में अपराध को लेकर के सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो लगातार सवाल उठाते थे, जी, अपराधियों को गया पिंडदान कर देंगे, पिंडदान, नेपाल जी, भागना पड़ जाएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। चाहे वो छपरा में देख लीजिए, आप नवीनगर में देख लीजिए कि बच्ची पर तेजाब फेंक दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कुछ बोल नहीं रही है, और बोल भी रही है तो ये कह रही है कि उनके जात के ही लोग करवा रहे हैं, तेजस्वी यादव के जात के ही लोग करवा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए सम्राट चौधरी को तो दूसरा वही तड़ी पार है। तो ये जब देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार हो तो सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे। और ये सब बात गलत है, ये तो और गलत है यदि किसी ने ऐसा बयान दिया है कि तेजस्वी की जाति के लोग करा रहे हैं, तो और आपत्तिजनक बयान है। आप अपराध को आप जात से क्यों जोड़ रहे हैं। और देखिए, पहले से कहता आया हूं कि बिहार में हालात बहुत खराब हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम जो हैं, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अब जब राज्य का मुख्यमंत्री ही किसी गिरोह में शामिल हो जाए तो आप क्या कीजिएगा। अनंत सिंह ने बेऊर जेल को मजाक बना के रख दिया है। वो बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई करवाता है, वार्डरों की पिटाई करवाता है। बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है। वो बेऊर जेल से ही अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। मैं बार-बार मांग करता आया हूँ कि भाई इसको, अनंत सिंह को बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। वो भी एक खूंखार क्रिमिनल था। उसको जब तिहाड़ जेल भेजा गया था तो औकात में आ गया था। तो उसी तरह मैं कहता हूँ कि अनंत सिंह को भेजा जाए, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। फिर मुख्यमंत्री ने पिछले साल क्या किया अप्रैल में, आनंद मोहन, जो कि एक सजा याफ्ता खूनी था, जिसने एक गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए जेल मैनुअल में ही संशोधन कर दिया, है ना। जिससे कि पलटू राम को लोगों ने कहा कि आनंद मोहन को आप जेल से निकाल दीजिएगा तो आपकी राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। तो इसके लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया, उसकी वाइफ को एमपी बनवा दिया। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अपराधियों के साथ शामिल हो जाए, अनंत सिंह के साथ, आनंद मोहन के साथ, तो आप बिहार में तो देखिए बहुत खराब स्थिति है। जो माफिया का मनोबल एकदम आसमान छू रहा है, पुलिस का मनोबल एकदम टूटा हुआ है। और देखिए लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजधानी पटना में अभी 10-15 दिन पहले हर्ष राज नाम का एक छात्र रहता था, उसको दिन दहाड़े पटना लॉ कॉलेज में ईंटों से और डंडों से मतलब कूच के मार दिया गया। अभी छपरा में 2-3 दिन पहले एक पिता पुत्र दोनों वकील थे, दोनों कोर्ट आ रहे थे, दोनों को गोलियों से भून दिया गया। और पूरे बिहार के कोने-कोने से इस तरह के अपराध हो रही है। और पुलिस मुख्यालय बड़ी-बड़ी बात करता है, डिजिटल पुलिसिंग। कल एक दरोगा जी मुझसे मिलने आए थे तो कह रहे थे कि अब उन लोग की ट्रेनिंग हो रही है डिजिटल पुलिसिंग की। उन्होंने कहा कि अब सबको एक पुलिस मुख्यालय की ओर से एक लैपटॉप मिलेगा। अब केस डायरी वो लैपटॉप पर ही लिखेंगे, है ना? केस डायरी अब कागज़ पर नहीं लिखेंगे, लैपटॉप पर लिखेंगे।
तो बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी हो रही है, लगता है कि एकदम 22वीं सदी की पुलिसिंग हो रही है। लेकिन ये सब का क्या मतलब है साहब, बड़े-बड़े अपराधियों को कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो लैपटॉप पर केस डायरी लिखने से क्या होगा? जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अपराध का ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी बोलने लायक हैं ही नहीं, क्योंकि उनके गृह मंत्री खुद जब तड़ीपार हैं तो वो क्या बयान देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।